Good morning, students. Myself, Dr. Manji Srivastava, Assistant Professor B.Ed, महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर। आज का टॉपिक है हमारा सामूहिक गत्यात्मकता, ग्रुप डायनेमिक्स। समूह का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप है क्या? समूह तो इस तरह से है कि जो व्यक्ति होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि समाज में ही रहना है उसको, समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है। लेकिन जब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है तो उसे एक समूह के सदस्य बनाकर ही की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति किसी न किसी परिवार में रहता है, ये समाज है या पड़ोस है, गाँव है या शहर है, इन सबका सदस्य उसको अवश्य बनना ही पड़ता है या होता ही है, वो समझ लीजिए। इसी तरह व्यवसायिक कार्य में समझ लीजिए कि व्यवसायिक आधार पर भी व्यक्ति मजदूर है, क्लर्क है, इंजीनियर है, डॉक्टर है आदि समूह का सदस्य होता है। इसी तरह क्या होता है कि जो आयु लिंग के आधार पर जो होते हैं, जैसे बच्चे हैं, युवाएं हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, ऐसे भी इनका भी एक सदस्य होता है। लेकिन इनका भी एक सदस्य होता है या समूह में रहते हैं ये लोग भी, कि लिंग के आधार पर भी होता है कि जैसे स्त्री या पुरुष का समूह सदस्य माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक ना एक सदस्य रहता है जो समूह में ही रहता है। जैसे कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। जैसे साधारण शब्दों में समूह का तात्पर्य व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना या माना जाता है। जैसे पार्क में बैठे हजारों व्यक्तियों का समूह, रेल के डिब्बे में बैठे यात्रीगण, सब्जी मंडी में यात्रीगण इत्यादि। लेकिन समाजशास्त्र में समूह का शब्द एक विशेष अर्थ होता है, जो कुछ विद्वानों ने सामाजिक समूह को भी सामाजिक समुच्चय कहा है, जो इस प्रकार से है क्योंकि जो समाज है वो एक समूह का एक विशेष अर्थ होता है। और इसमें ये भी है कि व्यक्तियों को एक तरह क्या कहा जा सकता है कि जैसे समूह का निर्माण केवल उन व्यक्तियों से होता है जो अपनी विभिन्न स्वार्थों या आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे से समृद्ध रहते हैं, या एक से अधिक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक संबंध का होना समूह कहलाता है। जैसे यदि दो नेता अलग अलग रास्ते पर चल रहे हों और अपने किसी काम में संलग्न हो और वो समूह का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन वही नेता स्वयं को एक दूसरे से संबंधित समझते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। और इसे ही दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्यात्मक या संबंध में व्याप्त कहते हैं, नहीं एक तरह व्याप्त रूप से या व्यस्त होने का एक समूह का निर्माण होता है, जिसे हम समूह कहते हैं। समूह की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। गिडेंस के अनुसार समुच्चय एक जगह तथा एक समय में व्यक्तियों का संचयन मात्र है, पर उन लोगों के बीच निश्चित संबंध का अभाव होता है। सेकंड, लिंडग्रे के अनुसार दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्यात्मक संबंध में व्यस्त होने पर एक समूह का निर्माण होता है। ये थी समूह की परिभाषा। समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। तो ये जो समूह की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले समान स्वार्थ। इसमें ये होता है कि जो समूह होता है वो सभी सदस्य समान स्वार्थ के लिए जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें ये होता है कि व्यक्ति जो होता है वो किसी भी समूह का सदस्य हो, और इसलिए वो सदस्य बनता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके जो एक समूह द्वारा जो उसके हित है या उनकी हितों की पूर्ति होने के लिए वो एक तरह तैयार रहते हैं, या उनको संभावना रहती है कि वो इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे कि परिवार है, स्कूल है, खेल स्थल है, नृत्यशाला है, ये सब चीज़ें इसमें इत्यादि चीज़ें होती हैं जिसमें एक समूह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि आदर्श नियम। जैसे इसमें होता है कि जो समूह एक जो होता है वो कार्यशैली होती है,
और कार्यशैली जो होती है वो नियमित संचालन के लिए समूह में आदर्श नियम बनाए जाते हैं इसमें। और इसके साथ क्या होता है कि जो सभी सदस्य होते हैं उसको एक समान माना जाता है और इनके नियमों के लिए सदस्यों को नियंत्रित भी रखा जाता है और इनके कुछ आदर्श नियम भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि समूह एक सत्ता। तो समूह जो होता है एक सत्ता के रूप में होता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो समूह का संबंध जो होता है सामूहिक व्यवहार के रूप में मानते हैं उसको, और उस समूह को अपना एक अस्तित्व मानने लगते हैं और उस अस्तित्व के लिए अपना मतलब उनको लगता है कि ये मेरा अस्तित्व ही इसके लिए है, ग्रुप के लिए, और उस पर बहुत महत्व देते हैं उस चीज़ को। तो इसके लिए ये भी है कि जिसे कहते हैं कि समूह स्थायी बनता है, तो इसे समूह एकता कहते हैं। नेक्स्ट है कार्यात्मक विभाजन। तो इसमें ये होता है कि समूह के हिसाब से जैसे कभी कभी होता है कि प्रत्येक समूह जो होते हैं उनको कोई ना कोई लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य में क्या होता है कि इनकी प्राप्ति के लिए अपनी एक कार्यशैली बनाई ली जाती है। इस कार्यशैली में क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य उसकी योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, इसे कार्यात्मक विभाजन भी कहते हैं। ये थे समूह की विशेषताएं। समूह संरचना, ग्रुप स्ट्रक्चर, ये निम्न प्रकार के होते हैं। समूह का आकार, समूह जैसे जो होता है वो सदस्यों की संख्या के आधार पर होता है। समूह चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो उसे समूह समझा जाता है। समूह जैसे होता है कि 2 या 4 सदस्यों का बीच का जो प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, उनके आपस का संबंध घनिष्ठ होने के कारण उनमें अंतःक्रियाओं की सरल प्रकृति भी होती है। इसी तरह छोटे आकार के समूह में परिवार है, मित्र मंडली है, तो ये आदि इनके उदाहरण होते हैं। जैसे एक परिवार के सदस्यों में प्रत्यक्ष संबंध और उनके बीच निष्ठा, सहयोग एवं निस्वार्थ की भावना पाई जाती है। साथ ही खेल के साथियों में भी इसी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है समूह से संबंध। तो छोटे समूह के सदस्यों में जो प्रत्यक्ष एवं बड़े समूह के सदस्यों में अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जैसे अधिक सदस्यों वाले समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा एवं तनाव होने के कारण समूह अनेक उपसमूह में विभाजित कर दिया जाते हैं। जैसे एक तरह जैसे कहते हैं नहीं है कि उद्रग्र संबंध एक तरह और दूसरा है क्षैतिज संबंध। तो बड़े समूह में उद्रग्र संबंधों का विकास होता है और छोटे समूह में क्षैतिज संबंधों का विकास होता है। एक चीज़ और है कि इसमें कहते हैं कि इस तरह के समूह की संरचना पर सदस्यों के संबंध, व्यवसाय, आयु, सामाजिक स्तर आदि में भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है परिस्थिति। समूह की संरचना एवं परिस्थिति के संस्करण में भी प्रभाव पड़ता है। इसमें जैसे कि जिनकी सदस्यों में एक तरह संस्करण पाया जाता है, उसमें जैसे कारखाना है, राजनीतिक दल है, इसमें कुछ सदस्य ऊंचे पद में आसीन होते हैं तो कुछ निम्न पद में, और इनका क्या होता है कि एक जो सदस्य के अधिकार एवं कर्तव्य भी निश्चित होते हैं। किसी भी समूह में इस प्रकार में क्रियाकलाप को देखकर यह अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि वह समूह छोटे हैं आकार का है या बड़े आकार का है। इससे उनके संबंध में औपचारिक या अनौपचारिक पता चलता है। नेक्स्ट है संचार का स्वरूप। तो संचार का यहाँ पर जो स्वरूप है वो अपने विचारों एवं एक दूसरे के संप्रेषित करना एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना। सरल या छोटे आकार के समूह में संचार व्यवस्था तो मौखिक होती है, लेकिन फिर भी औपचारिक सामाजिक जो बड़े समूह में संचार की प्रकृति जो होती है वो अप्रत्यक्ष होती है, औपचारिक तथा लिखित होती है और संचार के स्वरूप के अनुसार ही समूह की संरचना को एक विशेष स्वरूप प्राप्त होता है। ये थे समूह संरचना, ग्रुप स्ट्रक्चर, जो इस प्रकार से थे। समूह के कार्य, फंक्शन ऑफ ग्रुप। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो है मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो इसमें यह है कि जो मौलिक आवश्यकताएं जो होती हैं मनुष्य की, वो अकेले नहीं कर सकता एक तरह, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छे ढंग से किसी न किसी प्राथमिक समूह और मुख्य रूप से परिवार में ही की जा सकती है। क्योंकि क्या होता है इसमें कि अन्य समूह भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देते हैं, और समूह ना हो या समूह में अंतःक्रियाएं ना हो तो अधिक कार्यकुशलता व्यक्ति भी नेतृत्व का पद ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति की मौलिक इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करना समूह का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है इसमें द्वितीयक आवश्यकताओं की संतुष्टि। इसमें आता है कि मौलिक ज़रूरतें जो होती हैं
उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की कुछ ज़रूरतें जो होती हैं, जैसे सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जीवन लक्ष्य है, आकांक्षा है, प्रशंसा है, निंदा है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरह इससे क्या होता है कि इंसान जीवित रह सकता है, इनकी संतृप्त नहीं रह सकता। इसलिए व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्राथमिक समूह में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सामाजिक समूह के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। तो इसमें क्या है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए समूह का योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का विकास सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो तो सकता है। एक तरह कहा जाता है कि उसका सामाजिकरण सही दिशा में हो, तभी सामाजिकरण एक हमेशा चलाने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न समूह व्यक्तित्व के सामाजिकरण में अपना एक योगदान होता है, क्योंकि प्राथमिक समूह बाद में द्वितीयक समूह द्वारा व्यक्ति सामाजिकृत होता है और उसका जो व्यक्तित्व निखरता है, जो उसका वो द्वितीयक समूह का आकार एवं कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत एक तरह विस्तृत होने के कारण इनका कार्य बदलती हुई परिस्थितियों से व्यक्ति के अनुकूल करने का प्रशिक्षण जो होता है वो अपनी क्षमताओं की वृद्धि करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है अनेक समूह की सदस्यता। तो इसमें यह है कि जो एक ही समूह के व्यक्ति जो होते हैं वो सभी एवं बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए समूह अपने सदस्यों को दूसरे समूह की सदस्यता लेने में बाध्य करता है और साथ ही क्या होता है कि कार्य क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर कोई काम नहीं करता है। जैसे नृत्यशाला है, अपने सदस्यों के गाने की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती है क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र नहीं है। तब भी ऐसी स्थिति में अपने सदस्यों को गान समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करता है। और इसमें यह भी है कि समूह का जो कार्य है प्रभावशाली सदस्यों की अपेक्षा साधारण सदस्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये थे समूह के कार्य जो इस प्रकार से थे। समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आता है अनिवार्य समूह। यह वह समूह है जिसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। इसमें क्या होता है कि अपने जन्म के साथ ही उन समूह का सदस्य बन जाता है, जैसे परिवार, जाति समूह, प्रजाति समूह, लिंग समूह आदि। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जन्म के साथ ही परिवार, जाति, प्रजाति एवं लिंग से संबद्ध हो जाता है और समूह का जो सदस्य बनना होता है उसकी अनिवार्यता होती है। ना तो वो व्यक्ति इन समूह को अपनी इच्छा से चुन सकता है और ना ही इसकी सदस्यता छोड़ सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें एक चीज़ ये भी है कि उदग्र समूह। तो इसमें यह है कि प्रत्येक समाज में एक प्रकार का संस्करण पाया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के समूह में कई खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें यह है कि जैसे कहते हैं कि प्रत्येक खंड की स्थिति दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न होती है। जैसे संयुक्त परिवार, इसके सदस्य की सामाजिक स्थिति एक दूसरे से भिन्न होती है तथा उनके बीच जो होता है वो निम्न संस्करण भी पाया जाता है। जात भी एक प्रकार से उदग्र समूह के जिसमें ऊंच नीच का संस्करण पाया जाता है। और समूह की यह विशेषता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति समान प्रकृति वाले दो उदग्र समूह का सदस्य नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति एक ही साथ दो संयुक्त परिवारों का सदस्य नहीं बन सकता है। उसी प्रकार एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है समतल समूह। तो समतल समूह उसे कहते हैं जिसमें सभी सदस्यों की स्थिति लगभग एक समान होती है। जैसे शिक्षक वर्ग है, गरीब वर्ग है, अमीर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है इत्यादि आते हैं। जैसे आर्थिक भिन्नता तो पाई जाती है इनमें, लेकिन सामाजिक भिन्नता का अभाव पाया जाता है। इस समूह की दूसरी मुख्य बात यह भी है कि एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक समतल समूह का सदस्य भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति अमीर होने के साथ साथ लेखक, संगीत का एक कहते नहीं संगीतक समझ लो, और कारीगर भी हो सकता है। तो समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंधों में एक तरह सामाजिक स्थिति से भिन्नता होती है और समतल समूह में सामाजिक स्थिति में जो समानता पाई जाती है उसमें आपसी संबंध में औपचारिकता होती है। नेक्स्ट है इसमें आकस्मिक समूह। तो आकस्मिक समूह वह समूह होता है जिसका निर्माण बिना किसी उद्देश्य के अचानक से हो जाता है।
इसके लिए कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती है। व्यक्ति द्वारा ऐसे समूह एकाएक बना लिए जाते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। जैसे पार्क में टहलने हुए किसी भी बात पर विचार करने हेतु लोगों का संगठित हो जाना ही एक आकस्मिक समूह कहलाता है। ये थे समूह के प्रकार। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, शारीरिक संपिता। तो इसमें आता है कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं उसके बीच जो आमने सामने का संबंध होता है उनमें शारीरिक संपिता पाई जाती है, जो घनिष्ठ संबंधों को विकसित करती है और एक साथ रहने के कारण लोगों का जो होता है एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे समय में एक दूसरे के समीप रहते हैं। नेक्स्ट है छोटा समूह। तो प्राथमिक समूह की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें क्या होता है कि समूह का जो आकार वो छोटा होता है, जैसे परिवार है, मित्र मंडली इत्यादि। तो इसमें क्या होता है कि आकार में छोटा होने के कारण ये संभव हो पाता है कि सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जान पाते हैं और दूसरों के निर्णय में भी अपने भागीदारी देते हैं। नेक्स्ट है स्थायी प्रकृति। तो प्राथमिक समूह का जो निर्माण होता है तो स्वेच्छा कहते हैं नहीं है कि अपने एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में इसकी प्रकृति स्थायी होती है और घनिष्ठता भी इसमें होती है। समूह में जितनी अधिक स्थिरता होती है, अन्य बातें समान होने पर सदस्यों के संबंधों में उतनी ही अधिक घनिष्ठता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है असामान्य चरित्र। तो असामान्य चरित्र में ये होता है कि प्राथमिक समूह में जो योजनाबद्ध उद्देश्य होते हैं उसका अभाव पाया जाता है। इसमें समूह द्वारा आरंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रत्येक सदस्य अपने दायित्व के प्रति सजग होते हैं और प्राथमिक समूह का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो समूह कल्याण होता है और इसके लिए सदस्य क्रियाशील होते हैं। ये थे प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं। समूह की सदस्यता क्यों ग्रहण करते हैं? तो समूह के सदस्यों का आकर्षण, समूह की क्रियाएं, समूह के लोगों से संबद्धता। तो आकर्षण जो होता है वह समूह के सदस्यों के प्रति एक तरह आकर्षण जो होता है वो निकटता एवं अंतः क्रियाओं को के कारण होता है। इसमें यह भी होता है कि इसकी जो निकटता है केवल आकर्षण ही संभावना उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि जो एक संबंध स्थापित करने के लिए अन्य कारक प्रायः अपनी भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि समूह के क्रियाएं। तो समूह की क्रियाएं जो होती हैं वो समूह के कार्य जो होते हैं उसकी क्रियाओं एवं लक्ष्यों में व्यक्त होता है। समूह में सम्मिलित होने वाले एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि इसमें सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की प्राप्ति में सहायता करता है। जैसे एक फोटोग्राफी क्लब के सदस्य जो बनते हैं क्योंकि अपने फ़ोटो खींचना अच्छा, उन्हें मतलब एक तरह क्या होता है कि फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है, लेकिन इसके संबंध में अन्य लोगों से चर्चा करना एक तरह उनको संतोष और सुख प्रदान करता है। नेक्स्ट है समूह में सम्मिलित होने का जो सम्मान कारण उस समूह के लोगों से संबंध एक तरह होना पसंद करते हैं कि संबंध एक तरह संबंधन जो होती है वो हो सकता है कि संतुष्टि लोगों से अंतः क्रियाओं के प्राप्त कारण करती है और वैसे ही कहते हैं कि आवश्यकता की संतुष्टि समूह की क्रियाओं एवं लक्ष्यों में प्राप्त करते हैं, चाहे वो संबंधन को जन्मजात आवश्यकता माने या अर्जित या अभिप्रेरक। और कहते हैं कि शक्ति को एक सामाजिक पुनर्बलन के रूप में स्वीकारना ही पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक तुलना के लिए संबंध हो, चाहे चिंता कम करने के लिए एक जन्मजात संतुष्ट करने के लिए एक कहते नहीं कि हमारी मूल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति या हमारे व्यवहार को तीव्र प्रभाव की पूर्ति का एक शक्तिशाली फोरम होता है। इसमें क्या होता है कि समूह सदस्यता जो होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। जो समूह के बाहर एक तरह कहते नहीं कि समूह के बाहर सदस्यता वाह लक्ष्यों को प्राप्त करने की पहली श्रेणी हो जाती है और दूसरी क्या होती है कि एक संतोष कहते नहीं कि संतुष्टि स्रोत होने के कारण एक प्रोफेसर निरंतर व्यावसायिक संघों से मीटिंग में एक आशा से की जाती है, ये रखता है कि उसकी उन्नति की संभावना बढ़ जाएगी और एक समूह के सदस्य होने का कारण सदस्य समूह में नहीं ढूंढता है।
आकर्षकता का एक विचार करते हुए समूह की विशेषताओं का भी एक ध्यान देना चाहिए कि समूह के अनेक गुण जो होते हैं, समानताएं भावी सदस्यों के लिए अधिक आकर्षित बनाती हैं। तो ये थे समूह के सदस्यों को क्यों ग्रहण करते हैं। थैंक यू।